So here there is another part of the atomic structure, और इसमें मैं आपको जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको करवाऊंगा, बिकॉज वी हैव डन राइट टिल नाउ दी नील्स बोर, और उसका जो अगला पार्ट है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये भी एक प्रपोजल है, प्रपोज मॉडल है, ज़्यादा मॉडर्न है ये. ठीक है, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. तो इसलिए इसके बेसिक्स क्या है, जैसे नील्स बोर में हमने बेसिस पढ़े थे पहले कि वो ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर डिपेंड करता है और डिस्क्रीटेड एनर्जी लेवल्स के प्रेजेंस पर वो बेस करता है. इसी तरह से ये किस पर बेस करता है, तो इट इज यू नो it is based upon duality of particle. And this thought was given by de Broglie. क्या बताया उन्होंने, de Broglie ने क्या थॉट दिया था उन्होंने? De Broglie has given the thought that every moving particle is associated with a wave, and this wave is the particle wave. So wavelength of the particle wave, wavelength of particle wave as per de Broglie is equal to h upon p या h अपॉन m इंटू v. जानते हैं आप h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं h अपॉन ट्वाइस ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई m का अंडर रूट, ऐसे भी लिख देते हैं. तो ड्युअलिटी ऑफ पार्टिकल को जब हम लेते हैं, पार्टिकल में वेव नेचर को जब कंसिडर करते हैं, और उसके बाद फिर जब हम जो एग्जिस्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल है, मतलब नील्स बोर मॉडल है, उसमें जब इस थॉट को अप्लाई करते हैं तो एक मॉडिफिकेशन आ जाता है, और फिर वो जो आइडिया ऑफ ऑर्बिट था दैट कन्वर्ट्स इनटू आइडिया ऑफ शेल. जब देखते हैं कैसे होता है ये सब, तो आपका जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से घूमते रहते हैं, ऐसे करके इनका एक सर्कुलर पाथ. अब ये क्या बता रहे हैं कि भाई इसमें सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि ये वेव लाइक ऐसे करके कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे करके वेव लाइक ये पाथ इसका होता है. ठीक है, तो अगर ये वेव लाइक पाथ होता है तो फिर ये इसका एक आपका ये बन गया अपर पेरीफेरी इसकी पाथ की, और एक ये आपकी लोअर पेरीफेरी बन गई बेटा, इस तरह से ये लोअर पेरीफेरी बन गई. तो ये जो आपका एक हॉलो नैरो स्फेरिकल पाथ ये जो बन गया, ये 3 डायमेंशनल है, और इसी को हम बाद में शेल की तरह आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हमने शेल बोल दिया. तो ऑर्बिट का मीन लेके उसी के चारों तरफ ये डेवलपमेंट हुई है ना. तो ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वही रेडियस, मीन रेडियस ऑफ द शेल भी होता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये कह देना कि ऑर्बिट और शेल एक ही बात है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. तो ऑर्बिट और शेल अलग अलग होते हैं, और ये इसका चेंज है, ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है. ठीक है, और जब ये 3 डायमेंशनल हो गया तो फिर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सुटेबल हो.
देखिए आप, तो ये मॉडिफिकेशन इस तरह से ये इसको आगे ले जाता है मॉडल को। चलिए दूसरा इसमें है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये क्या बताता है, देखो आप, कभी तो इलेक्ट्रॉन लोअर पेरिफेरी पे होगा, कभी अपर पेरिफेरी पे होगा, और ये बहुत ही फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया कि एक गिवन पर्टिकुलर मोमेंट पे हम अगर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर हम ऐसा करना ही चाहते हैं तो डेफिनेटली एंड श्योरली उसमें एक एलिमेंट ऑफ एरर होगा, एक अनसर्टेनिटी होगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो अनसर्टेनिटी इन when if momentum and the location of electron is measured at a certain point of time। तो क्या होगा, क्या बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है और जो अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन है वो ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगी। तो मिनिमम जो अनसर्टेनिटी है वो h अपॉन 4 पाई रहेगी रहेगी, इससे कम कभी भी नहीं हो सकती। तो ये इनबिल्ट है, इससे कम कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी, जैसे इसको m डेल्टा भी लिख दिया, ये ऐसा हो गया, और h अपॉन 4 पाई हो गया। तो इसका मतलब कि हमें एक और जो रिलेशन मिला हुआ ऐसा मिल गया, डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। देन द थर्ड वन, the third basis of the same quantum mechanical model is the quantum mechanics itself। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिक्स। तो अगर हमें किसी पार्टिकल के डुअलिटी को स्टडी करना है तो फिर हम मैकेनिक्स से नहीं कर सकते। तो इसमें यही चीज मैं आपको एम्फेसिस कर देता हूँ, टू स्टडी duality of a particle motion we need this। और ये डिपेंड करती है किस पे, इट इज बेस्ड अपॉन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो इसी कैसे हम लिखते हैं इसको, इट कैन बी गिवन एज del 2 psi over del x2 plus del 2 psi over del y2 plus del 2 psi over del z2 plus 8 pi square m e minus v psi अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर्स इक्वेशन है, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ
वेव फंक्शन साई है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड इन द एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो इसी को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ये प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसमें आप ध्यान रखेंगे जो ई है ये टोटल एनर्जी है बेटा, और जो वी है ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का, उसमें हम लिखते हैं ई साई इज इक्वल टू एच साई। अब इसमें ये जो यूज होता है इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स हैं। लैप्लासियन वो आप हायर स्टडीज में आप देखेंगे, यहाँ तो सिर्फ हमने नोटेशन की मीनिंग ही बताने हैं। और एच जो है इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये तीनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म्स हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन के बेसिस पर हम क्या क्या करते हैं, तो अब आप देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपको। फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन हम मिलता क्या है ना, वी डिराइव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या देता है, इट गिव्स मेन एनर्जी लेवल, मतलब मेन शेल, इसको आप एनर्जी लेवल भी लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर gives size of the orbital। और जो n है ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जो दूसरी जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। थोड़ा आप समझ लेंगे तो आपका अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारी ही चीजें करवा रहा हूँ। हाउएवर इन द फास्ट पेस, श्योर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से लिखते हैं, और ये हमें क्या देता है, तो दिस गिव्स अस shape of the orbitals, that is the subshells। और सबशेल्स कौन से होते हैं, सबशेल्स एस पी डी एंड एफ होते हैं। और इनके लिए जो एल की वैल्यूज हैं, इनके लिए जो एल की वैल्यूज हैं वो होती है 0, 1, 2 एंड ये इसमें एल की वैल्यूज होती है, फिक्स्ड है। तो अब जो शेप ये देता है ये कैसे देता है, तो एस कैसा होता है, एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, दिस इज द शेप ऑफ एस। पी कैसा होता है, तो ये डंबल जैसा होता है। डी कैसा होता है, तो ये डबल डंबल के जैसा ऐसा होता है, लाइक डबल डंबल, डी होता है। और एफ के शेप आपके सिलेबस में नहीं है, वो ट्रिपल डंबल होता है, डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए तीन एस पी डी पढ़ने। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको ये सॉरी ये जो अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पता है, तो वहां से
आप एक और पैरामीटर पता कर सकते हैं कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर एल ऑब्वियस है कि ये क्वांटम नंबर है, हम इससे निकाल पाते हैं। तो इससे हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता लग गया। तीसरी जो क्वांटम नंबर इससे हम फाइंड आउट करते हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, दिस विल रिप्रेजेंट बाय m। अच्छा, जो एक बात और मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि जो l होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक है, कभी भी इक्वल टू n नहीं होता है। इसी तरह से m के बारे में भी बता सकते हैं। m जो होता है वो -l से लेकर +l तक होता है। एंड यू नो that every single value every single value of m gives one orbital. So it gives orientation of the orbital. ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? आपने देख लिया भाई p डंबल लाइक है। अब वो डंबल 3 डायमेंशनल प्लेन में रखा कैसे है? x एक्सिस के अलोंग रखा है, y एक्सिस के अलोंग रखा है, z एक्सिस के अलोंग रखा है, किस तरह से रखा है? तो दैट इज द ओरिएंटेशन। तो हर सिंगल वैल्यू उसकी एक ओरिएंटेशन को बताती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों क्वांटम नंबर्स आप करते हैं। द फोर्थ क्वांटम नंबर इज not from the Schrodinger, and this is the spin quantum number. इसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, और this is not from Schrodinger's. This is not from the Schrodinger's equation. Okay, तो ये इसको हम ms से दो वैल्यूज ms की होती है, तो दैट इज प्लस माइनस हाफ। तो प्लस माइनस हाफ क्या डिनोट करते हैं? दे डिनोट two different quantum mechanical states of spin and represented by and this and this, upwards and downwards, right? तो कन्वेंशन है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो अपवर्ड्स लेते हैं,
और जब दूसरा जाता है तो डाउनवर्ड्स लेते हैं, बट दिस इज ओनली कन्वेंशन, दिस इज नॉट अ रूल। तो कन्वेंशनली first electron is supposed to be in plus half, ठीक है। However, अगर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ, they do not have any you know the classical meaning of clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्पिन, वो एक अलग बेटर है, वो कभी डिटेल्ड कोई क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा, अभी तो क्रैश कोर्स में उतना वो चीज नहीं हो पाती है। So, but yes, this will work for your this JEE and NEET, JEE mains and NEET. Only the advanced level that information is required, so that will be covered in some other courses, right? Okay. So these are the 4 quantum numbers. अब इन पर किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या हो जाता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है that find all quantum numbers for the last electron in Cl negative। देखिए कैसे इसको अब आप करोगे, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो Cl आप जानते हैं बेटा 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो आप 17 हो गए। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये 3p5 से ये क्या हो जाएगा, ये 3p6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो 3p6 हुआ है इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, और let this is your last electron like this, okay। So regarding this we have to find all the quantum numbers। तो आप जरा चेक करिए, देखिए कि ये इसमें जो n है मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल बी 3, एंड देयरफॉर जो l होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक सारी वैल्यूज। तो अब यहाँ पे आपके लिए रेलिवेंट वैल्यू कौन सी, क्या 0 रेलिवेंट है? 0 के लिए s होना चाहिए था, ये तो p है, ये वाली नहीं है रेलिवेंट। 2 के लिए d होना चाहिए, तो ये भी रेलिवेंट नहीं है। इसका मतलब l की वैल्यू इसके लिए 1 है, क्योंकि ये p में है, और p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब आपने निकाला m, तो जो m है वो कैसे आएगा, m आएगा -1, 0 और +1, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। तो 3 वैल्यूज आ गए। तो 3 वैल्यूज जो आए हुए हैं ये पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए कुछ भी। अब पी एक्स पी वाई पी जेड में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल इक्वल है, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बचा एक लास्ट एम एस, तो इसको हम बाई कन्वेंशन माइनस हाफ लिख देंगे। प्लस आप भी लिखोगे तो भी आंसर आपको रॉन्ग नहीं किया जाएगा, बट कन्वेंशनली by default we take it minus half because it is the second electron, और second electron के लिए जो ms होता है वो by default by convention हम minus half लेते हैं। However, if you write plus half, then your answer will not be wrong, right? चलिए, तो ये आपने ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। अब क्वांटम नंबर्स के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं इसमें, उनको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग 3 रूल्स है हमारे पास। पहला है आफ्बा।
तो इसमें क्या है, ये इसको N+L रूल भी बोलते हैं, और ये स्टेट करता है कि लोअर एनर्जी लेवल फिल्ड फर्स्ट। तो N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। एनर्जी लेवल का जो डेफिनेशन है, तो एज पर दिस रूल जो एनर्जी लेवल है किसी भी ऑर्बिटल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L होता है, और उनकी जो फिलिंग होती है वो लोअर से हायर की तरफ होती है ना। तो जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। आप देखेंगे इतना यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये सफिशिएंट हो गया। फॉर हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अब मैं आपको याद करने का एक तरीका बताएगा आसान सा। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 6, और फिर आप लिखो 4f 5 6 7। यहाँ तक इतना एनफ है। अब मैं देखो आपको कैसे बता रहा हूँ, आसान सा तरीका क्या है। यहाँ पे आप फिल करिए D, दिस इज P, दिस इज S, D D S D D S, और इस तरह से आपका ये यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया DPS DPS। ठीक है, तो अब इसमें जरा चेक कर लीजिए आप N+L के कैसे रूल ये प्ले करता है, अपना रोल कैसे प्ले करता है। तो यहाँ पे 3P के बाद 3D क्यों नहीं आया, 4S क्यों आ गया, क्योंकि आप देखेंगे कि 4S के लिए जो N+L है वो 4+0 है, और 3D के लिए जो N+L है ये 3+2 है। तो आप देखेंगे 4+0 इज लेस देन 3+2, इसलिए ये पहले भर गया, इसलिए पहले इसकी फिलिंग हुई है। अगर बाई द वे ये भी आपने समझना है कि अगर n दोनों के N+L सेम है, तो फिर लोअर एनर्जी किसको माना जाएगा। तो आप देखेंगे 4p और 5s में, देखो मैं ये चेक कराता हूँ आपको मैं ये चेक करा रहा हूँ बेटा। ये 4p है, इसमें N+L 4+1 है, और ये 5s है, इसमें 5+0 है। दोनों का N+L 5 है, तो फिर ये 4p पहले किस हिसाब से लाया गया, बिकॉज इस 4p में जो n की वैल्यू है वो 5s के n से स्मॉलर है। दैट इज वाई दिस हैज लोअर एनर्जी लेवल, एंड दैट इज वाई इट इज फिल्ड फर्स्ट। ऐसे करके आपका रूल ये काम करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको एक और जो दूसरा लॉ है, दैट इज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको हम करते हैं। ये क्या बताता है, तो ये सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं इसके बारे में बात करता है। तो इसका जो इसका थॉट है वो ये है दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन any subshell starts when all the orbitals are symmetrically half filled, symmetrically half filled। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि S में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, P में चौथा करेगा, F में D में 6th करेगा, और F में 8th इलेक्ट्रॉन विल गो फॉर पेयरिंग। इसका मतलब हुआ, तो इसमें अब ये आधी बात तो ये हो गई। अभी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाली बात क्या है, तो मतलब ये है
इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल होता है वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को मेंटेन करता है। मीनिंग कि पहले सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड होगा, जब सिमेट्रिकल हाफ फिल्ड होता है तो उस समय किसी भी सबशेल की मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि जो मल्टीप्लिसिटी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल स्पिन। अब टोटल स्पिन हाईएस्ट तब होता है जब सिमेट्रिकली हाफ फिलिंग होती है, तो और टोटल स्पिन फर्दर जो टोटल स्पिन है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सिमेट्रिकल हाफ फिलिंग होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाईएस्ट, राइट। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिसिटी वर्क करती है। अब आप देखो जरा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे नाइट्रोजन का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने लिया, तो दिस इज 1s2 2s2 2p3। मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स में दिखा देता हूँ 2p3 को, then you will realize that how the three electrons are accommodated. So these are the three electrons symmetrically half filled. This is the situation. If you take the oxygen at the same time, that of atomic number 8, तो यहाँ पे ये 1s2 2s2 2p4 हो गया, और इसको अगर हम बॉक्सेस में शो करते हैं लाइक दिस, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके जो टोटल स्पिन है वो कम हो गई। तो इसके बेसिस पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन की जो मल्टीप्लिसिटी है वो नाइट्रोजन से कम है। मल्टीप्लिसिटी का फर्दर जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी। ऐसा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, सो देयरफॉर जो N है इट इज मोर स्टेबल देन O। ये चीज हम स्टेबिलिटी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हंट्स रूल है। देन थर्ड एंड लास्ट रूल इज द पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आपको क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि किसी भी एटम में कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को बिलोंग कभी नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में बता देता हूं, no two electrons in any atom can have same set of quantum numbers। सेम सेट नहीं हो सकता उनमें। तो ये आपका ये हो गया। तो अब आप देखो, एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि मैं तो राइटिंग 1s7 for n, which law is violated? देखो आप, तो आप इसमें देखेंगे पाएंगे कि इसमें पॉलीज का वायलेशन हो रहा है, बिकॉज 1s7 जब होगा तो उसमें
दो के इलेक्ट्रॉन के बाद जब तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, तो फिर वो पहले या दूसरे को रिपीट करेंगे, क्योंकि जो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो या एक क्लॉकवाइज में होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एक अपसाइड स्पिन में होगा, एक डाउन साइड स्पिन में होगा। अब तीसरा अगर आया तो या तो अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा, तो रिपीट कर गया ना। और इसीलिए तो इसका सोल्यूशन पहले देख लो। तो यहाँ पे पॉलीज इसका आंसर है कि पॉलीज एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यूएशन इसमें हुआ है। और इसके बेसिस पर हमने क्या समझा, क्या कंक्लूजन निकाला? तो दिस ऑल इंप्लाइज दैट one orbital can have only two electrons at max। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी ऑर्बिटल में। तो ये हमें पॉलिश से पता चलता है। तो इन सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अब इसमें जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ। तो जैसे मान लो आपने क्रोमियम 24 का लिया, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो ये है, एज पर अफवाह, कि ये ऐसा होना चाहिए। डी ये ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। दिस इज नॉट लाइक दिस, बट इट इज समथिंग लाइक, you know, it becomes 4s1 and it becomes 3p5। so this is correct configuration for the chromium। होता क्या है, ये तो हमने केवल आपका को यूज करके लिख दिया। अब ये 4s1 3d5 जब हो जाते हैं तो दोनों सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड हो जाते हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटीज ग्रेटर हो जाती हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक और आपको इसी तरह का एग्जांपल एक और हम करवाते हैं। जैसे कि कॉपर के केस में ये 29 है, तो इसका जो लास्ट आता है, तो एक तो ये 4s1 और 3d10, दिस अगेन रॉन्ग। करेक्ट क्या होता है? नहीं, 4s2 एंड just 1 minute। on the basis of the AFBA, it should be 4s2 and 3d9, but actually it is 4s1 and 3d10। so now this is correct। so here this becomes completely filled, and again the explanation says that fully filled orbitals are even more stable than that other symmetrically half filled orbitals। तो इसलिए D10 और 4s1 इसमें सपोर्टिव हो गया, ये सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल्ली फिल्ड हो गया। तो इसलिए ये वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसलिए ये इसमें बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशंस भी कर लिए। और अब एक चीज इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोड्स होते हैं और जो नोडल प्लेन्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। नोड्स, तो the point or area, the zone where mod size square is 0, they are nodes। और nodes का जो मीनिंग होता है, that is the probability of finding of electron is 0। अब इसमें दो तरह के नोड्स बनते हैं, नोडल प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं। एक तो होते हैं रेडियल नोड्स, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स, and they are equal to, you know,
n minus l minus 1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और दूसरे जो नोड्स होते हैं वो एंगुलर नोड्स होते हैं। एंड दे आर इक्वल टू l। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हैं या जो नोड्स हैं, टोटल नोड्स पर ऑर्बिटल, ये आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है ये पर ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। एंड नाउ इट बिकम्स n माइनस 1, क्योंकि l और l कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं? जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप ही बताओ कि इन 3px find angular and spherical nodes। तो हम कैसे करेंगे बेटा? तो इसमें जो आपके स्फेरिकल होंगे वो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, माइनस 1 दैट मीन्स 1। और जो एंगुलर होगा that is equal to p, so p is 1, 1, so total will be equal to 2। ये हो गया। एक चीज मैं और आपको मैं बता दूं इसमें कि एक्सेप्शन है dz स्क्वायर का, एक्सेप्ट dz स्क्वायर in all the orbitals angular nodes is equal to n। तो इसके लिए क्या होता है फिर? while dz square has only one angular node। ये कैसे? क्योंकि जो इसका जो शेप है ये आपका जेड एक्सिस हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जेड एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे बहुत छोटा सा क्लाउड होता है ऐसा। तो दिस द क्लाउड एट द एक्स एक्सिस is actually not considered। एक्चुअली जो ई क्लाउड ऑन एक्स एक्सिस है इज नेग्लेक्टेड। इसलिए केवल एक ही नोड बनता है, अदरवाइज सभी जगह ये जो रूल है ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसे करके this all we have done beta, and for the simplicity, for the sake of simplicity and for the sake of your complete revision and sort of coverage, I'm doing my maximum effort। एंड आई होप सो कि आप लोग भी इसको रियलाइज कर रहे होंगे कि मैं आपको बहुत लिमिटेड टाइम में सब कुछ आपको करवा पा रहा हूँ। सो बाय गॉड्स ग्रेस दिस ऑल इज इन माय नो इन माय मेथोडोलॉजी टू टीच। तो आप लोग को बहुत समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं समझता हूँ। सो होपफुली यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। So all the best beta, all the best, God bless, and now this session is over।